हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपके डेली के 20 क्वेश्चन को लेकर आते हैं, जो कि आपके आगामी जो यूपीपी कांस्टेबल की वैकेंसी जाने वाली हैं और उनके पेपर जो आपके देखने को मिलेंगे, उन्हीं के जो पहले पेपर हो चुके हैं उन्हीं के बेसिस पर आधारित हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित नृत्य रूपों में से कौन सा विष्णु को समर्पित है। निम्नलिखित नृत्य रूपों में से किस नृत्य जो कौन सा नृत्य है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। ऑप्शन ए दिया आपका भरतनाट्यम, ऑप्शन बी दिया आपका मोहिनीअट्टम, ऑप्शन सी दिया है कथक और ऑप्शन डी दिया आपका मणिपुरी। ऑप्शन डी किया दिया मणिपुरी। तो अगर हम बात करें किसकी बात करें भगवान विष्णु को कौन सा नृत्य समर्पित है, तो आपका कौन सा है, आपका मोहिनी अट्टम है। कौन सा है, मोहिनी अट्टम। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपके केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगर हम भरतनाट्यम की बात करते हैं, किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को कौन सा समर्पित है, आपके भरतनाट्यम। और कथक की बात करें, कथक किसको समर्पित है, कथक आपके भगवान कृष्ण को। और मणिपुरी जो है ये भी आपके भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है, भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है। ठीक है, अगर हम पूछे भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, आपके तमिलनाडु का। कहाँ का है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ये आपका भरतनाट्यम है। और मोहिनीअट्टम जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, कहाँ का है, आपके केरल का है। और जो कथक है आपके उत्तर भारत का यानी उत्तर प्रदेश का है, ये आपको किसको समर्पित है, भगवान कृष्ण को। और मणिपुरी की बात करें, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है जो कि भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, जब डैश को निकल और क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है तो हमें स्टील मिलता है, हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है। ऑप्शन दिया आपका किसको मिलाने पर निकेल और क्रोमियम के साथ किसे मिलाया जाए जिससे हमें स्टील मिलता है, ठीक है। ऑप्शन दिया आपका तांबा, ऑप्शन डी दिया जस्ता, ऑप्शन सी दिया लोहा और ऑप्शन डी दिया टीन। यहाँ पर क्या होगा, स्टेलनेस स्टील मिलता है। तो किसको मिलाने पर हमें स्टेलनेस स्टील मिलता है, किसके साथ मिलाना है, निकिल और क्रोमियम के साथ। तो कौन सा है, तो उससे लोहा है। कौन सी धातु है, लोहा धातु है, जिसको इसके साथ निकिल प्लस क्रोमियम, लोहा निकल क्रोमियम को मिलाने से क्या मिलता है, स्टेलनेस स्टील मिलता है। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अमीनो अम्ल के बहुलक कौन होते हैं। अमीनो अम्ल के बहुलक कौन होते हैं। ऑप्शन ए दिया आपका कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी दिया आपका वसा, ऑप्शन सी दिया आपका प्रोटीन, ऑप्शन सी दिया आपका प्रोटीन और ऑप्शन डी दिया आपका विटामिन। ऑप्शन डी दिया आपका विटामिन। किसकी बात करें, अमीनो अम्ल की। अमीनो अम्ल जो है वो किसके बहुलक होते हैं, तो अमीनो अम्ल की बात करें तो किसके बहुलक होते हैं, ये आपके प्रोटीन के बहुलक होते हैं। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम बहुलक की बात करें तो बहुलक जो है यौगिक है। बहुलक क्या है, ये यौगिक है जो अणुओं की लंबी श्रृंखलाओं को दोहराने से बनता है, जो अणुओं की लंबी श्रृंखलाओं से दोहराने से बनता है। क्या चीज़, अमीनो बहुलक क्या है, बहुलक। अगर से पूछे प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल का बहुलक होता है और अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, तो कौन सा हो गया आपका, अमीनो अम्ल का बहुलक कौन सा हो गया, आपका प्रोटीन हो गया। ठीक, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग सोने और चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग सोने और चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। ऑप्शन ए दिया आपका एस्टिक अम्ल, ऑप्शन बी दिया आपका नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी दिया आपका फार्मिक अम्ल और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी दिया आपका इनमें से कोई नहीं। तो किसकी बात कर रहा है, कौन सा अम्ल है जो कि सोने और चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। तो कौन सा अम्ल है, ये आपका नाइट्रिक अम्ल है। कौन सा है, नाइट्रिक अम्ल। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र की बात करें क्या होता है, HNO3 किसका सूत्र होता है, नाइट्रिक अम्ल का। और एस्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र की बात करें तो क्या होता है आपका CH3COOH, ये होता है आपका एस्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र।
और फार्मिक अम्ल की बात करें, फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो होता है आपका CH2O2। CH2O2 ये फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। नाइट्रिक अम्ल का होता है HNO3 और HNO3, और होता है एस्टिक अम्ल का होता है आपका CH3COOH। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका मणिकर्णिका घाट कहाँ स्थित है। मणिकर्णिका घाट कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया आपका वाराणसी में, ऑप्शन बी दिया आपका प्रयागराज, ऑप्शन सी दिया आपका मथुरा, और ऑप्शन डी दिया आपका आगरा। इसके बाद कर आप मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका घाट कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपके कहाँ पर, वाराणसी में। कहाँ पर, वाराणसी में, यानी ऑप्शन है हमारा जो है ये सही आंसर होता है। कहाँ, किस नदी पर है, तो पूछे तो किस नदी पर है, आपकी गंगा नदी पर स्थित है, गंगा नदी पर स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिया सलाई उद्योग के लिए उद्योग का केंद्र है। दिया सलाई उद्योग का केंद्र है। ऑप्शन ए दिया आपका लखनऊ, ऑप्शन बी दिया आपका मोदीनगर, ऑप्शन सी दिया आपका कानपुर, और ऑप्शन डी दिया बरेली। अगर हम लखनऊ की बात करें, लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लखनऊ जो है आपके लकड़ी के खिलौने के लिए, लकड़ी के खिलौने के लिए। लकड़ी के खिलौने के लिए कौन कौन से शहर प्रसिद्ध हैं, आपके लखनऊ और वाराणसी है। लखनऊ लकड़ी के खिलौना, ठीक है। और अगर पूछे मोदीनगर, तो ये आपके बिस्कुट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, बिस्कुट के लिए। और कानपुर है जो कि आपके चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग की बात करें, चमड़ा उद्योग, तो चमड़ा उद्योग के लिए कौन सा शहर है, आपके कानपुर है। और अगर पूछे दिया सलाई उद्योग का केंद्र कौन सा है, तो आपका बरेली है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कुंभ मेला से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कुंभ मेला से संबंधित है। ऑप्शन ए दिया आपका कानपुर, ऑप्शन बी दिया आपका लखनऊ, ऑप्शन सी दिया आपका प्रयागराज, और ऑप्शन डी दिया वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जहाँ पर मतलब कुंभ मेला आयोजित होता है। अगर पूछे कुंभ मेला मतलब कितने शहर, भारत कितने शहरों में आयोजित होता है, टोटल आपके 4 शहरों में आयोजित होता है। कौन कौन से हैं, एक है आपका हरिद्वार, एक है हरिद्वार, फिर एक है नासिक है, एक है आपका उज्जैन है, और एक क्या है, एक है आपका उत्तर प्रदेश में कौन सा है, ये आपका प्रयागराज में। कौन सा है, प्रयागराज में। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर है जो कुंभ मेला से संबंधित है, आपके प्रयागराज में। कहाँ पर लगता है, त्रिवेणी संगम पे लगता है। कहाँ पर, त्रिवेणी संगम पर यह मेला लगता है, त्रिवेणी संगम पर। ठीक है, गंगा नदी के तट पर। ठीक, तो क्या हो गया हमारा आंसर, आंसर सी हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका शांकुभरी देवी मेला कहाँ, शांकुभरी देवी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। शांकुभरी देवी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। ऑप्शन दिया आपका सहारनपुर, ऑप्शन बी दिया आपका गोरखपुर, और ऑप्शन सी दिया आपका उज्जैन, और ऑप्शन डी दिया आपका हरिद्वार। किसके बाद कौन से मेला रहा है, आपका शांकुभरी मेला कहाँ पर है, तो आपके सहारनपुर में। कहाँ पर, सहारनपुर में। इस मेले की बात करें तो साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। साल में 2 बार आयोजित किया जाता है, आयोजित किया जाता है। अगर पूछे कब कब आयोजित किया जाता है, तो ये होता है एक आपका नवरात्रि के समय, कब होता है, अब तो एक होता है आपका नवरात्रि के समय, नवरात्रि और होली के समय यह मेला आयोजित किया जाता है। साल में 2 बार आयोजित किया जाता है, नवरात्रि और होली के दिनों के दौरान। यह मतलब कब होली और नवरात्रि के दौरान इसे आयोजित किया जाता है। ठीक, कहाँ पर, सहारनपुर में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए दिया आपका 4 जनवरी, ऑप्शन बी दिया आपका 12 जनवरी, ऑप्शन सी दिया आपका 23 जनवरी, और ऑप्शन डी दिया आपका 24 जनवरी। ऑप्शन डी दिया आपका 24 जनवरी। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ मनाया जाता है आपका विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, मनाया जाता है आपके 4 जनवरी को। और 12 जनवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है, यहाँ मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, मनाया जाता है आपका 12 जनवरी को। अगर पूछे विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है आपका विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके 12 अगस्त को। और 12 अगस्त को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ मनाया जाता है आपका विश्व हाथी दिवस। ठीक है, अगर हम 23 जनवरी की बात करें कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ मनाया जाता है आपका पराक्रम दिवस। 23 जनवरी को आपको मनाया जाता है आपका पराक्रम
दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? आपके सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है आपका 24 जनवरी को। 24 जनवरी को कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से एस्टोनिया की राजधानी क्या है? निम्नलिखित में से एस्टोनिया की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए दिया आपका तल्लीन, ऑप्शन बी दिया आपका काबुल, ऑप्शन सी दिया आपका ढाका और ऑप्शन डी दिया आपका कैनबरा। ऑप्शन डी क्या दिया है? कैनबरा। किसकी पूछ रहा है? एस्टोनिया की राजधानी पूछ रहा है। एस्टोनिया की राजधानी, एस्टोनिया की राजधानी क्या है? आपके तल्लीन है। एस्टोनिया की राजधानी क्या है? आपके तल्लीन है। काबुल किसकी राजधानी है? काबुल आपके अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? ये आपकी काबुल है। और ढाका की बात करें, ढाका किसकी राजधानी है? तो आपके बांग्लादेश की है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और कैनबरा किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? उद्यान लुप्त प्राय खारे पानी के मगरमच्छों का प्रजनन, लुप्त प्राय खारे पानी के मगरमच्छों का प्रजनन स्थल है। ऑप्शन ए दिया आपका जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी दिया आपका पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी दिया आपका भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी दिया आपका दुधवा नेशनल पार्क यानी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो पिछा मगर क्या है? मगरमच्छों का प्रजनन स्थल मतलब किस राष्ट्रीय उद्यान में है? ठीक है, तो किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो आपके भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये आपके उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा में स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर आपका क्या है? मगरमच्छों का प्रजनन स्थल केंद्र है। ठीक है, अगर पूछे ऐसे राष्ट्रीय उद्यान कब मतलब घोषित किया गया था? किया गया था आपका 16 सितंबर 1998 को इसे क्या घोषित किया गया था? राष्ट्रीय उद्यान। अभी पे किस कब? 16 सितंबर 1998। और 16 सितंबर को पूछे कौन सा दिवस मनाया जाता है? 16 सितंबर को मतलब इससे संबंध है वो है 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मनाया जाता है आपका ओजोन दिवस। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है आपके 16 सितंबर को। यहाँ पर आया था इसलिए पूछ लिया 16 सितंबर को। ठीक है, कब मतलब राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 16 सितंबर 1998 को। 16 सितंबर 1998 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। किसे? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान को। और 19 अगस्त कब? 19 अगस्त 2022 में, 19 अगस्त 2022 में से रामसर स्थल भी घोषित कर दिया गया। रामसर स्थल। ठीक है, रामसर स्थल भी से कब घोषित किया गया? घोषित किया गया था आपके 9 अगस्त 2022 में से रामसर स्थल घोषित किया गया। अगर पूछे भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है किस नदियों के मतलब किस नदी पर है? तो आपके ब्राह्मणी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है आपके, अरे सॉरी उड़ीसा में आपका ब्राह्मणी नदी। कौन सी? ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी और वैतरणी नदी, वैतरणी नदी। इसी इन दोनों नदियों के मुहाने पर स्थित है कौन सा? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, अगर पूछे जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये आपका पश्चिम बंगाल। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जल्दापरा है। पापीकोंडा की बात करें तो ये आपके आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आपका पापीकोंडा। और दुधवा नेशनल पार्क यानी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है? निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर है जो कि कर्क रेखा के सबसे निकट है? ऑप्शन ए दिया आपका भोपाल, ऑप्शन बी दिया आपका कोलकाता, ऑप्शन सी दिया आपका इम्फाल और ऑप्शन डी दिया आपका राजकोट। ऑप्शन डी दिया आपका राजकोट। तो कौन सा शहर है जो कि कर्क रेखा के सबसे निकट है? तो अगर पूछे कर्क रेखा मतलब कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो है आपका गुजरात है, फिर आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, क्या है? छत्तीसगढ़ है, फिर आपका झारखंड है, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल है, फिर आपका त्रिपुरा है, फिर इसके बाद कौन सा है? त्रिपुरा के बाद है आपका मिजोरम। ये आपके 8 राज्य हैं जहाँ से आपकी कर्क रेखा होकर गुजरती है। पूछा है कर्क रेखा शहर मतलब कर्क रेखा के सबसे नज़दीकी शहर कौन सा है? तो आपका मध्य प्रदेश का भोपाल शहर है। कौन सा है? मध्य प्रदेश का भोपाल शहर जो है ये आपके कर्क रेखा के सबसे नज़दीकी शहर है। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है
सही आंसर होता है। अगर पूछे मतलब कौन सी राजधानी जो है कर्क रेखा पे स्थित है, मतलब किस राज्य की, तो है आपकी रांची। रांची है किसकी, झारखंड की। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, वांगला त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? वांगला त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन दिया आपका मणिपुर, ऑप्शन बी दिया आपका मिजोरम, ऑप्शन सी दिया आपका सिक्किम, और ऑप्शन डी दिया आपका मेघालय। ऑप्शन डी क्या दिया है, मेघालय। तो अभी किसकी बात कर रहे हैं, वांगला त्यौहार। वांगला त्यौहार, वांगला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? मनाया जाता है आपके मेघालय में। कहाँ, किस राज्य में? मेघालय राज्य में। कहाँ पर? गारो में। कहाँ पर? गारो में, गारो जनजाति द्वारा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए दिया आपका भारत में, ऑप्शन बी दिया पाकिस्तान, ऑप्शन सी दिया म्यांमार, और ऑप्शन डी दिया श्रीलंका। किसकी बात करें? हम्बनटोटा। हम्बनटोटा, हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये आपके कहाँ पर? श्रीलंका में। कहाँ पर? श्रीलंका में। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, यहाँ पर अगर पूछे किसने बनवाया, तो यहाँ पर मतलब चीन की रणनीति के तहत इसे बनवाया गया, जिसके कारण श्रीलंका में आर्थिक कमी भी हुई थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा डैश द्वारा बनवाया गया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा डैश द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन दिया आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी दिया आपका फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी दिया आपका इल्तुतमिश, और ऑप्शन डी दिया आपका अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी क्या दिया? अलाउद्दीन खिलजी। किसकी बात कर रहा है? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा ये क्या था? तो एक मस्जिद था। क्या था? एक मस्जिद था। एक मस्जिद था। अगर पूछे कहाँ पर है, तो आपके राजस्थान के अजमेर में है। कहाँ पर? अजमेर में। अजमेर में। अगर पूछे किसने बनवाया, तो बनवाया था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब बनवाए थे? 1192 में। किसके कहने बनवाए थे? मोहम्मद गौरी के, क्योंकि मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। मोहम्मद गौरी के कहने पर इसे बनवाया गया था। और कहा जाता है ये कितने दिनों में बनाया गया था? ये 2.5 दिनों में, मतलब 2.5 दिन का झोपड़ा नाम है, लेकिन 2.5 दिनों में ही बताया जाता है कि ये बनवाया भी गया था। लगभग 60 घंटे में। कितने? 60 घंटे में से बनवाया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपको, निम्नलिखित में से कौन सा 1950 में बनाए गए भारत के मूल संविधान का एक अंग नहीं है? मतलब कौन सा, मतलब इसमें ऑप्शन जो दिया है, कौन सा ऑप्शन जो है वो 1950 में जब भारत संविधान बना था, मतलब संविधान जो लागू हुआ था, तो उसमें उस समय मूल संविधान का अंग नहीं था। ऑप्शन ए दिया आपका मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी दिया आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी दिया है मौलिक कर्तव्य, और ऑप्शन डी दिया आपातकाल के प्रावधान। आपातकाल के प्रावधान। तो 1905 में जब संविधान मतलब तैयार हुआ था, मतलब संविधान जब लागू हुआ था, तो उसमें मतलब कौन सा नहीं था? तो क्या नहीं था? मौलिक कर्तव्य उसमें नहीं था। मौलिक कर्तव्य उसमें नहीं था। अगर पूछे मौलिक कर्तव्य जोड़ा कब गया था, तो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में से जोड़ा गया था। कितने मतलब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? टोटल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में पूछे कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11। तो क्वेश्चन बनता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था आपके 86वें संविधान संशोधन कब? 2002 में। 2002 के द्वारा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अगर पूछे मौलिक कर्तव्य जोड़े कब गए थे? जोड़े गए थे आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इसमें तो 11 हैं, तो 11वां जोड़ा गया था आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है। अगर पूछे किस भाग में से रखा गया, संविधान के किस भाग में रखा गया है, तो भाग 4 क में। भाग 4 क में रखा गया है। अगर पूछे अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद है आपका 51 क। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 51 क में। भाग 4 क है और अनुच्छेद 51 क है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया हैं? निम्नलिखित में से कौन से गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया हैं? ऑप्शन ए दिया आपका पोषण, ऑप्शन बी दिया आपका संचारण, ऑप्शन सी दिया आपका उत्सर्जन, और ऑप्शन डी दिया आपका प्रजनन। ऑप्शन डी दिया आपका प्रजनन। निम्नलिखित में से कौन सा गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? तो कौन है? आपका संचारण जो है आपके गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। इसके बाद पोषण की बात करें, पोषण, उत्सर्जन और प्रजनन, जो कि आपके जीवन के अंग हैं। जीवन के अंग कौन कौन से? पोषण, उत्सर्जन और प्रजनन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत के संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारत के संविधान का भाग 4 जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ऑप्शन बी दिया आपका नागरिकता से, ऑप्शन सी दिया आपका मौलिक कर्तव्य से, मौलिक अधिकार से, और ऑप्शन डी दिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
तो अगर हम भाग 1 की बात करें, किसकी, भाग 1 की, भाग 1 की, अगर भाग 1 में क्या है, भाग में 1 में आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक है। और अगर से भाग 2 की बात करें, भाग 2 में क्या है, भाग 2 में आपका नागरिकता के बारे में बताया गया, भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और भाग 3 है आपका मौलिक अधिकार, भाग 3 क्या है, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक। और भाग 4 क्या है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। यानी पूछा है भाग 4 निम्नलिखित में किससे संबंधित है, आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अगर पूछे वर्तमान में कितने भाग हो चुके हैं, तो वर्तमान में 25 भाग हो चुके हैं, ठीक है। तो यानी ऑप्शन डी हमारा जो है आपके भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक। तब तक के लिए आपको टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।